डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का पेपर है। ये रेलवे का और फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हुआ था जब, और पेपर नंबर फर्स्ट है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समय आपको 3 घंटे मिलता है और इसका नंबर है 100, और इसमें से आपको 5 क्वेश्चन करना है। कुल मिला के 10 क्वेश्चन रहता है। इसमें पहला क्वेश्चन है प्रस्ताव के बारे में आप क्या जानते हैं, या वह प्रस्ताव के लिए आमंत्रण किस प्रकार भिन्न है। और इसमें आपका दूसरा क्वेश्चन है प्रतिफल से आप क्या समझते हैं, तथा क्या बिना प्रतिफल के करार शून्य हो सकता है, हो जाता है, या विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन वैध संविदा के आवश्यक तत्व बताइए। अगला चौथा क्वेश्चन है कि आवश्यक की संविदा बताइए, न्यायिक निर्णयों का संदर्भ दीजिए। पांचवा क्वेश्चन है शून्य करार का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन बाजी की संविदा को परिभाषित करें, संविदा और बाजी में संविदा में अंतर बताइए। और इसी प्रकार इसमें अगला क्वेश्चन 7वां नंबर का है संविदा के उन्मोचन का वर्णन करें, संविदा के तरीकों की व्याख्या करें। और 8वां क्वेश्चन कल्प संविदा को परिभाषित करें और यह संविदा से किस प्रकार भिन्न है। संविदा के विशिष्ट अनुपालन से आप क्या समझते हैं, वह परिस्थितियाँ कौन सी हैं जिनमें संविदाओं का विशिष्ट अनुपालन कराया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 10वां व्यादेश को परिभाषित करें और अस्थायी एवं शाश्वत व्यादेश में अंतर बताइए। सेम पेपर अगला वाला है, 10 क्वेश्चन हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है पेपर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। इसमें आपको भारतीय संविधान के विकास पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, भारत के संविधान के मूल लक्षणों की विवेचना कीजिए। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको है, तीसरा क्वेश्चन शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की विवेचना कीजिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत इस सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं, यह सिद्धांत भारतीय संविधान में किस सीमा तक समाविष्ट है। चौथा क्वेश्चन मूल अधिकारों के संदर्भ में संविधान के किस 3 भाग में प्रयुक्त राज्य की परिभाषा दीजिए। साथ में ही यह बताइए कि क्या न्यायपालिका भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगी अथवा नहीं, उत्तर के पुष्टिनुड़ित वादों की सहायता से कीजिए। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन भारत के संविधान के प्रत्यभूत वाक्य अभिव्यक्तता की स्वतंत्रता का वर्णन कीजिए। स्वतंत्रता पर किन आधारों पर निर्बंध लगाया जा सकते हैं, विवेचना कीजिए। पंथ निरपेक्षता की अवधारणा का विवेचना कीजिए और संविधान के उन प्रावधानों का निरीक्षण कीजिए जो भारत को पंथ निरपेक्ष बनाते हैं। 7वां क्वेश्चन न्याय निर्णयों के प्रकार में मूल अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संबंध व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है 8वां निर्देशकवादों की सहायता से शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए। 9वां क्वेश्चन किस प्रकार भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों एवं हितों को संरक्षित करता विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। परमादेश लेख पर, दोहरे जोखिम का नियम या न्यायिक सक्रियता पर। आपका तीसरा पेपर है पेपर नंबर 3 फैमिली लॉ, हिंदू लॉ इसमें आता है। आपका हिंदू लॉ में आपका पहला क्वेश्चन है हिंदू विधि के विभिन्न स्रोतों का उल्लेख कीजिए। हिंदू विधि के स्रोत के रूप में स्मृति के महत्व की विवेचना कीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर का है क्रूरता दोनों प्रकार की हो सकती है, शारीरिक एवं मानसिक। इस कथन के आलोक में हिंदू विवाह विधि नियम 1955 के अंतर्गत विवाह विच्छेद के आधार के रूप में क्रूरता की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है आपका स्त्री धन को परिभाषित कीजिए, इसका स्त्री संपदा से विभेद कीजिए। हिंदू उत्तराधिकार नियम 1956 के लागू होने के पश्चात भी क्या स्त्री संपदा निरंतर जारी रहेगी। चौथा क्वेश्चन है हिंदू अपतात्व्य एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 के अंतर्गत वसीय संरक्षक संबंधी विधि की विवेचना कीजिए। क्या पिता द्वारा की गई निरुक्त आवाज़ की माता के जीवन काल में प्रभावित होगी। फिर 5वां क्वेश्चन आपका है अमृतजन एक स्थान मात्र का परित्याग नहीं है बल्कि एक स्थिति का परित्याग है। इस कथन के आलोक में हिंदू विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद के आधार के रूप में अमृतजन की विवेचना कीजिए। 6वां क्वेश्चन एक हिंदू पत्नी ने अपने पति के भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारों का परीक्षण किया, क्या वह पति से अलग रहते हुए उसमें भरण पोषण की मांग कर सकती है, स्पष्ट कीजिए। 7वां क्वेश्चन एक वैध दत्तक के क्या प्रभाव होते हैं, क्या पिछले संबंध का अधिनियम सिद्धांत आज जीवित है, व्याख्या कीजिए। 8वां क्वेश्चन है धार्मिक और पूर्णार्थ विन्यास के अर्थ तथा उद्देश्य की व्याख्या कीजिए तथा उसके आवश्यक तत्वों को समझाइए। फिर 9वां क्वेश्चन आपका है इसमें हिंदू विवाह अधिनियम 1955 दाम्पत्य अधिकारों के
स्थापना की अवधारणा की विवेचना कीजिए। यह किस प्रकार के कामकाजी महिलाओं के अधिकार में हस्तक्षेप करता है, वाद विवाद की सहायता से विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी देना है आपको। स्त्री धन और नारी संपदा पर, मिथ्याक्षर संयुक्त परिवार विभाजन पर, निर्वसीयत हिंदू महिला का उत्तराधिकारी पर, अथवा चौथा विवाह विच्छेद के आधार के रूप में जारता पर। इसके बाद आपका आता है पेपर नंबर 4। ये पेपर नंबर 4 है। पहला क्वेश्चन, अपकृत्य विधि के स्वरूप, और पेपर नंबर 4 का नाम है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। अपकृत्य विधि के स्वरूप, विस्तार एवं उद्देश्य का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका हम पढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, अपकृत्य के बाद में क्या क्या बचाव लिए जा सकते हैं, वह कौन कौन से समान अपवाद हैं जब किए गए अपकृत्य कार्य अविभाज्य नहीं होते हैं। उपेक्षा से आप क्या समझते हैं, उपेक्षा के आवश्यक तत्व क्या है, स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, रॉलैंड बनाम फ्लेचर वाद के तत्व, निर्णय और प्रतिपादित सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इस नियम के किन्हीं 2 अपवादों का भी वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है आपका, उपताप की परिभाषा दीजिए तथा इसके आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। छठवां क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व दायित्व से आप क्या समझते हैं, इसका उद्भव कैसे होता है। सातवां क्वेश्चन है, विद्याबंदीकरण के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। इन मामलों में अपकृत्य विधि के अंतर्गत क्या उपचार उपलब्ध है। आठवां क्वेश्चन है, हमले के आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। क्या यह कहना सही है कि हमला समानता प्रहार से पूर्व की स्थिति है। फिर आपका 9वां क्वेश्चन है, 9th नंबर का क्वेश्चन है, यदि सेवक ने अपना कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दिया है तो स्वामी के दायित्व का वर्णन कीजिए। उन परिस्थितियों का भी वर्णन कीजिए जिसमें स्वामी अपने सेवक के कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित बचाव का वर्णन कीजिए। असंभावित दुर्घटना और दैवीय कृत्य पर। अगला क्वेश्चन है आपका पेपर जो है 5वां पेपर है। 5वां पेपर जो है इसका नाम है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ फर्स्ट है, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय विधि को परिभाषित कीजिए। क्या आप ऑस्टिन की इस मत से सहमत है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि सकारात्मक नैतिक है। आपको इन 10 में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। अगला क्वेश्चन आपका है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत क्या हैं, उन्हें वर्णित करते समय रूढ़ियों के बारे में बताइए। तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्यार्पण संबंधी विधि की व्याख्या कीजिए, वादों का संदर्भ दीजिए। चौथा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत हस्तक्षेप क्या है, हस्तक्षेप के आधारों की विवेचना कीजिए। 5वां क्वेश्चन, राज क्षेत्र शब्द से आप क्या समझते हैं, क्षेत्र प्राप्त करने के विभिन्न तरीके क्या हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 6वां क्वेश्चन है, राज्य उत्तराधिकार से आप क्या समझते हैं। सार्वभौमिक और आंशिक उत्तराधिकार में अंतर बताइए। युद्ध छिड़ने के क्या विधिक परिणाम होते हैं, विस्तार से समझाइए। 8वां क्वेश्चन है, 2 पर टिप्पणी रखना है, राज्य की मान्यता पर, आश्रय शरण पर, अथवा राजनैतिक प्रतिनिधि पर, अथवा संयुक्त राष्ट्र की महासभा पर आपको टिप्पणी देना है। 8 क्वेश्चन हो गए। 2 क्वेश्चन और हैं इसमें। विश्व शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने के लिए सुरक्षा परिषद की शक्तियों की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन है, संधि की परिभाषित कीजिए और संधि करने के लिए किन किन कार्रवाइयों का करना आवश्यक होता है। फिर अगला पेपर है पेपर नंबर 6वां, लॉ ऑफ क्राइम है। पेपर गंदा हो चुका, बहुत पुराना पेपर है। विभिन्न विधिवेत्ताओं द्वारा की गई अपराध की परिभाषा की व्याख्या कीजिए और बताइए कि आपको मतानुसार कौन सी परिभाषित सबसे उपयुक्त है। इसमें आपको अगला फिर देना है आपको। क्या कहा जा सकता है कि जहां तैयारी समाप्त होती है प्रयास प्रारंभ होता है। व्याख्या कीजिए तथा इंगित कीजिए कि दोनों में अंतर करने वाली रेखा कैसे खींची जा सकती है। अगला क्वेश्चन 3रा नंबर का, दंड के विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से, दंड के सुधारात्मक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, कोई अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय से ज्ञान के बिना विधिपूर्ण तरीके से विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सतर्कता एवं सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है, वर्णन कीजिए। 5वां क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत वित्त
विकृत किन परिस्थितियों में से बचाया जा सकता है? निर्दिष्ट वादों को उद्धृत कीजिए। छठा क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध के विरुद्ध बचाव के रूप में मत्ता से संबंधित विधि की व्याख्या कीजिए। सातवां क्वेश्चन है, आणविक दायित्व का क्या अर्थ है? अभियुक्तों की संख्या 5 से कम हो जाने के कारण यदि धारा 149 भारतीय दंड संहिता में दोष सिद्ध न की जा सके तो क्या धारा भारतीय दंड संहिता का प्रयोग दोष सिद्ध के लिए किया जा सकता है? यदि हो तो कब? अगला क्वेश्चन है आपका 7वें के बाद 8वां क्वेश्चन है, दुष्प्रेरण की विभिन्न रीतियों की विवेचना कीजिए। उदाहरण भी दीजिए। उस दशा में दायित्व की विवेचना कीजिए जब एक कार्य दुष्प्रेरित किया जाता है, उससे विभिन्न दूसरा कार्य किया जा सकता है। 9वां क्वेश्चन है, शरीर के आत्मरक्षा के अधिकार का क्या अर्थ है? उन परिस्थितियों को बताएं जब शरीर के आत्मरक्षा का अधिकार आक्रामक की मृत्यु कारिता करने का विस्तृत हो जाता है। 10वां क्वेश्चन है, आपराधिक षड्यंत्र और बलवा और दंगा में अंतर, विरुद्ध जमात और तथ्य की मूल। 10वां क्वेश्चन, इसमें टिप्पणी देना 2 पर। फिर आपका लास्ट पेपर 7वां पेपर होता है। ये पेपर जो है इसमें ये 5 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। इसका पेपर का नाम है लीगल लैंग्वेज, लीगल राइटिंग इंक्लूडिंग जनरल इंग्लिश। आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में करना है आपको। आप इसको देख लीजिए और पॉज करके, रोक करके इसको आप जो है इसको ट्रांसलेट करके चेक कर लीजिए कि आप कितना ट्रांसलेट कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन ट्रांसलेट का रहता है और दूसरा क्वेश्चन है आपको एस्से का, किन्हीं एक पर निबंध आपको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन आपको इसमें एप्लीकेशन लिखना है। चौथा क्वेश्चन है आपको इसमें, चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन सूटेबल फ्रॉम्स ऑफ द वर्ब को भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। और 6वां क्वेश्चन है आपका इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए आता है। आपको सेंटेंस को सही करने के लिए 7वां क्वेश्चन आता है। इसके बाद आपका जो कौन है एनालिसिस, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग केस में आपको एनालिसिस करना है। आपको 6 का अर्थ बताना है आपको। लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेचर एंड द स्कोप ऑफ द मैक्सिमम डेलीगेट्स नॉन पोर्ट्स ऑफ डेलीगेट